नमस्कार। प्रमुख हिंदी कहानियाँ और भारतीय समाज पाठ्यक्रम के अंतर्गत जारी इस व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के रूप पक्ष पर चर्चा करूँगा। इस रूप पक्ष, जिसे आप शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं, जिसे भाषाई विधान भी आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत मैं कहानी में उपस्थित संवाद, उसका भाषाई सौंदर्य और पाठक के मन पर कहानी के पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करूँगा। पिछले व्याख्यान में इस कहानी के वस्तु पक्ष की मैंने विस्तार से चर्चा की और उस वस्तु पक्ष की चर्चा करते हुए मैंने ये समझाने की कोशिश की कि एक गहरी कारुणिकता के भीतर विकसित यह कहानी अपने परिवेश की बनावट में एक जटिल कहानी से आरंभ होती है, जो निरंतर अंग्रेज साहब के हस्तक्षेप से सहज और सरल होती जाती है। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि इसमें माँ का चरित्र और उसके बेटे सामनाथ का चरित्र दोनों ध्रुवांत पर है, दोनों अलग अलग हैं। माँ का चरित्र, जैसा कि होना ही चाहिए था, निरंतर निखरता हुआ बड़ा होता चला जाता है और माँ के चरित्र के सामने बेटे सामनाथ का चरित्र लगातार बौना होता जाता है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि नकली प्रदर्शन, झूठे आश्वासन, अनावश्यक दिखावापन, आकांड की सामाजिक महत्वाकांक्षा जैसी जो मूल्य हैं उसको सामनाथ ढोता है। और यह इस कारण से ढोता है कि वह पुरानी पीढ़ी से संवाद न कर, उसको साथ न लेकर के वह अकेले विकसित होना चाहता है। वह एक ऐसे समाज का नागरिक बनना चाहता है जिसमें पुरखों का कोई अक्स उसे दिखाई न दे, उनकी उपस्थिति कहीं से भी उसको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वह आधुनिक होना चाहता है। वो अति आधुनिकता के चक्कर में अपनी विरासत की परंपरा, उसकी उसके थोड़ा सा पुरानापन और माँ जैसे संबंध की अशिक्षा से अपने को सामाजिक रूप से पराजित होता हुआ देखता है। उसे लगता है कि लोग जान जाएंगे कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ स्मार्ट नहीं है, तो वह उसके सामने एक सवाल खड़ा करेगा। जबकि आप जानते हैं कि किसी की माँ न पिछड़ी होती है, न पराजित होती है, न हताश होती है, क्योंकि माँ हर किसी की एक मूल्य होती है। और किसी की भी माँ वह ऐसा मूल्य होती है कि कोई उसके संबंधों के बीच आ नहीं सकता, कोई उसकी उपस्थिति को लेकर के प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन खुद सामनाथ माँ की उपस्थिति को लेकर के कहानी में प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संबंधों को लेकर के किए जाने वाले प्रश्न समाज से पैदा नहीं होते, ये झूठ लोग बोलते हैं। संबंधों को लेकर के खड़े किए जाने वाले प्रश्न असल में व्यक्ति मन के भीतर से पैदा होते हैं। उसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार होता है, परिवार के भीतर का पलने वाला चरित्र जिम्मेदार होता है, जो समाज के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, अति आधुनिकता के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर यह बराबर भ्रम फैलाए रहता है कि चूँकि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं इसलिए हम अपनी विरासत के पिछड़ेपन को साथ लेकर के नहीं चल सकते। विरासत पिछड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह जो विरासत आपको मिली हुई है माँ से, वह भी अपनी माँ की तुलना में ज़्यादा आधुनिक थी। इस बात को आप नई पीढ़ी के सामने मैं गंभीरता से रखना चाहता हूँ कि हर आने वाली पीढ़ी पिछली से ज़्यादा आधुनिक और उदार होती है। तो आप ये मत समझिए, मुझे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पहले जो थे वह एकदम पिछड़े थे, क्योंकि मेरे पहले जो थे, मेरी जो माँ थी, उसकी जो माँ थी,
उसकी माँ की तुलना में मेरी माँ ज़्यादा आधुनिक थी और मेरी माँ की तुलना में हमारी पीढ़ी आधुनिक है और हमारी तुलना में हमारे आने वाले जो बच्चों की पीढ़ी होगी वह ज़्यादा आधुनिक होगी, क्योंकि यह चेन है, यह सभ्यता के विकास का एक संस्कारगत श्रृंखला है। क्योंकि कुछ भी कोई समय बुरा नहीं होता, ये तो इतिहास का पहिया है जो चलता रहता है। तो इस बात को यह कहानी बहुत ही मनोमय ढंग से, बड़ी ही भावुकता के साथ, गहरी हार्दिकता और कारुणिकता के साथ दर्ज करती है। और यही असल में कहानी का वह निकष है, कहानी की वह कसौटी है जिसके दायरे में आप इस कहानी के रूप पक्ष के बारे में समझ सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं रूप पक्ष की क्या स्थिति है। इस कहानी का जो रूप पक्ष है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसकी जो संवाद रचना है और इसका जो भाषाई सौंदर्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे रूप रचना के अंतर्गत कहानी का जो वस्तु तत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आधुनिक कहानी आई, जो नई कहानियाँ आज़ादी के बाद नई कहानियों का आंदोलन आया, उसने रचना के शिल्प पक्ष पर भी, उसके कला पक्ष पर भी जोर दिया और कहीं से भी उसने वस्तु पक्ष को कमज़ोर नहीं होने दिया। और यही वजह है कि प्रचलित सामाजिक संबंधों को आधार बनाकर लिखी जाने वाली कहानियों में भी नई अंतर्वस्तु की तलाशने की कोशिश की जाती रही है। भीष्म साहनी की असल में यह कहानी जो चीफ की दावत है वो इसी तलाश की कहानी है। शिल्प के माध्यम से, वस्तु तत्व के माध्यम से, भाषा के माध्यम से नए अंतर वस्तु की तलाश की कहानी है और जो अपने संवाद के कारण बहुत ही मूल्यवान हो गई है। कहानी का यह संवाद वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना देता है। चीफ के आने की खुशी में माँ की उपस्थिति उदास करती है, तो पति पत्नी के बीच संवाद की असहज व तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसमें माँ को कहाँ रखा जाए यही तो चिंता का विषय है। तो आरंभिक संवाद में ही माँ को कहाँ रखा जाए या माँ को क्या किया जाए यही उभर के सामने आता है। इस अवसर पर संवाद देखिए जिसमें माँ से कहा जाता है कि वह जाकर अपनी कोठरी में बैठी रहे और इसमें भी चीफ के जाने तक जगती रहे, जिससे खर्राटे की आवाज़ बाहर तक न आए और उस खर्राटे से उसका साहब विचलित न हो। अर्थात सामनाथ अपनी पत्नी से जो संवाद करते हैं या माँ से जो संवाद करते हैं उसमें खर्राटा एक प्रमुख तत्व के रूप में दिखाई देता है। फिर इसी संवाद के माध्यम से ही माँ के द्वारा बेटे की पढ़ाई में किए गए खर्च का संदर्भ भी आता है, जिसको सुनकर सामनाथ भड़क जाते हैं। वे इस यथार्थ के लिए असल में तैयार ही नहीं होते, क्योंकि भड़कना उनका स्वभाव है। सच को न सुनना भी उनका स्वभाव है और उनके इस तेवर को देखकर माँ शांत हो जाती है। जो सामनाथ अपनी माँ को सजाने बजाने की कोशिश करते हैं, वह बार बार जेवर पहनकर बैठने की बात करते हैं, तो तनिक देखिए कि माँ पलटकर कैसे कहती हैं कि बेटा चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं, बेटा चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं, तुम तो जानते ही हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। कितनी कारुणिकता के साथ यह बात कही गई है माँ के द्वारा, और यह एक सत्य था। यह एक सत्य कथन था जो जाने अनजाने उस वातावरण के दबाव के भीतर से प्रकट हो रहा था, जिसमें बेटा सामनाथ इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। वह तनक कर, ये संवाद देखिए, वह तिनक कर बोला, अरे माँ यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया। माँ सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक़ है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही तो आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट कर आया। जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। माँ के इस सहज और सत्य वचन को सुनकर जिस तरह से सामनाथ तिलमिला उठते हैं वह इस संवाद का प्राण तत्व है। वह बार बार माँ को यह सुनने की कोशिश करता है कि जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना, लेकिन वह इस बात को नहीं समझता कि जिस माँ ने जो दिया है वह सारी ज़िंदगी बेटा लौटाने में सक्षम नहीं है।
वो ऊंचाई से बोलकर माँ की ज़बान तो बंद कर सकता है, लेकिन माँ की संवेदना को कहाँ से प्राप्त कर पाएगा। लेकिन आप देखें कि संवाद के बाद भी माँ खुद ही विचलित हो जाती है और वह खुद ही अपने को कोसते हुए कहती है, कोट, बेटा मेरी जीभ जल जाए, भला मैं तुमसे जिबर लूँगी। यह बात तो मेरे मुँह से यूँ ही निकल गई, अनकोट। अब आप यहाँ पर देखें, माँ बेटे के संवाद में आसानी से यह बात समझ में आ जाती है कि कौन कितना बड़ा हो जाता है, और ऐसे में माँ बहुत बड़ी हो जाती है और बेटा लगातार बौना होता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात माँ बेटे के इस संवाद में भी माँ का प्रशस्त, उज्ज्वल और ऊर्ध्वमुखी चरित्र खुलकर सामने आता है, और यही इस कहानी के संवाद का असल में मुख्य आधार भी है। तो इस तरह से आपने इस संवाद के भीतर आपने देखा कि एक वाक्य कितना विचलित करता है, जो सामनाथ अपने अहंकार के बस बोल जाते हैं कि जितना दिया है उससे दूना ले लेना, उससे अधिक ले लेना। माँ ने कुछ नहीं कहा, केवल उस सत्य की तरफ इशारा किया। सामनाथ के बनने में जो उसने संघर्ष किया, जो त्याग किया, उस माँ ने सहज भाव से, उल्लसित भाव से यह बातें बता दी, क्योंकि लगातार उस पर सजने बजने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन बेटा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, वो झुंझला उठता है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिस बेटे को सच को सुनने की सामर्थ्य नहीं है, जो सच से लगातार इनकार करता रहता है, उसे संबंध तोड़ने का भी कोई हक नहीं है। क्योंकि संबंध जब तुम तोड़ोगे तो सवाल तो खड़े होंगे। आज माँ सवाल खड़ी कर रही है, कल समाज खड़ा करेगा, और जीवन के जो अन्य संबंध हैं वो भी तुम्हारे बनने में, क्योंकि वह निर्माता है, वह तुम्हारी नींव है, तुम्हारी जड़ है, जिसके तुम बट वृक्ष बने हो। और बट वृक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक बीज का अंश है, उस बीज का निचोड़ है। उस बीज को तिरस्कृत करके, उस बीज को उपेक्षित करके अपने बट वृक्ष, कोई भी बट वृक्ष धरती का, अपनी सार्थकता को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपनी विश्वसनीयता को अर्जित नहीं कर सकता। अगर सार्थकता चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए किसी भी पेड़ को, किसी भी मनुष्य को, तो उसे अपनी जड़ के प्रति वफादारी का हक तो अदा करना ही होगा। यही इस कहानी के संवाद के भीतर से यही प्रस्फुटित होता है। जो इससे भी पता चलता है कि अरे माँ नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी है, तुम कह देते कि भाई मेरी माँ अंग्रेजी नहीं जानती, और कोई बात नहीं माँ, नमस्कार बोल दो, कोई बात नहीं, प्रणाम बोल दो, दुआ बोल दो, शुभकामना बोल दो, कुछ भी बोल दो। तुम अंग्रेजी में उस माँ से उच्चारण क्यों करवाना चाहते हो जो माँ शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकती? तुम्हें किस बात की लज्जा है? तुम तो अंग्रेजी बोलने लायक हो गए हो ना, तुम तो टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हो ना, तुम तो बाजार लायक हो गए हो ना, तुम रहो ना। आज की नई पीढ़ी, हम आप जो यहाँ जुड़े हैं, हम पढ़ लिख कर इस लायक हो गए हैं कि यहाँ खड़े हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस माँ बाप को भूल जाऊँ जो यहाँ पर खड़ा रहने लायक नहीं था? कैसे भूल जाऊँ? आज मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भीतर मेरे माँ बाप की आवाज़ भी तो बोल रही है, उनका संस्कार भी तो बोल रहा है। क्या उसे मैं भूल जाऊँ? क्या ये मान लूँ कि नहीं अब वो हमारे किसी काम के नहीं हैं? क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और जब उन्हें ज़रूरत है तो तिरस्कृत कर दूँ, किनारे कर दूँ, और ऊपर से झूठे संबंधों को ढोने के लिए, भोड़े और नकली प्रदर्शन के लिए मैं उनसे जबरी अंग्रेजी बोलवाऊँ, जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल सकता। अगर उन्होंने कहा कि हाउ डू यू डू, ठीक है, अमेरिकन था, उसको उसको अंग्रेजी बोलना था। आप कहते थे माँ कह दो नमस्कार, शुभकामना बोल दो, आप कहते माँ यही बात बोलो, हाउ डू यू डू। और आप जानते हैं कि कहानीकार ने कितनी मनोरंजक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है, जिसमें हंसी है, लेकिन उस हंसी के भीतर से सिसकती हुई गहरी करुणा है। यह बात आपको लक्षित करना चाहता हूँ कि जब जबरी बोलवाते हैं, माँ बोलो, माँ बोलो, माँ बोलो, यही बोल दो, यही बोल दो, कहते हैं हाउ डू डू,
हाउ डू यू डू का माँ उच्चारण करती है हाउ डू डू। क्या यह भदेशपन नहीं था? आपने उस माँ का मजाक नहीं उड़ाया? आपने माँ का मजाक बनाते समय आपने खुद का अपना मजाक नहीं बनवाया आपने? यह गलत है। सामनाथ यहाँ पर पूरी तरह गलत हैं और सामनाथ का प्रतिनिधित्व करने वाली वह संपूर्ण पीढ़ी यहाँ पर प्रश्नांकित हो रही है जो अपनी माँ को एक मॉडल बना के प्रस्तुत करना चाहती है। माँ मॉडल नहीं है, माँ ममता है, वो एक जिंदा दिल जीवित धड़कन है जिसकी हर सांस में हमारी आपकी सांस मौजूद है। यह हमें समझना होगा और यही इस कहानी का जो संवाद है हमें समझाने की कोशिश करता है। जब फुलकारी से प्रमोशन लेने की बात हुई तो आपको शर्म नहीं आई? जाके माँ के आंचल में लौट गए। माँ कह रही कि मेरी आंख में रोशनी नहीं है, और सही बात है। मैं फुलकारी, क्योंकि फुलकारी की जो कढ़ाई होती है, आप सब जो फुलकारी के बारे में जानते हैं, पंजाबी वास्तुशिल्प का एक नायाब नमूना होता है, तो उसकी बहुत महीन कढ़ाई होती है और उसके लिए बहुत आँख की रोशनी चाहिए। वो स्वेटर बिनने से ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन आप तब भी उस पर दबाव बना रहे हैं। और जब आपने कहा कि माँ तुम्हारे फुलकारी से साहब मेरा खुश हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, आप संवाद देखिए। पहले माँ बार बार कहती नहीं बेटा मैं नहीं, क्योंकि माँ मना केवल मना करने के लिए नहीं करती, माँ बहुत पीड़ित है, वो रो रही है, कोठरी में बंद हो गए, जैसा मैंने आपको बताया था, लगातार उसकी आंख से जहर आंसू बह रहे हैं। वो बार बार कह रही है कि इस घर में मैं नहीं रहूंगी, मुझे हरिद्वार जाना है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। उसके पीछे कहानीकार ने यह नहीं बताया कि अपमान से दुखी है, लेकिन और किस बात से दुखी होगी माँ? अपमान नहीं तो और क्या था? तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो संवाद है, जो परिवेश है, यही उस पूरे स्थिति की मार्मिकता को व्यक्त करने के लिए सक्षम होता है। और अंत में जब पता चलता है कि बेटे की मंगल कामना जरूरी है और माँ सब भूल जाती, पूरा मान अपमान भूल जाती है, और तब माँ कहती है बेटा मैं फुलकारी ज़रूर बनाऊंगी, क्या तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा? कहता हाँ मैं ज़रूर बनाऊंगी, जैसे बनाऊंगी लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। क्या माँ की ममता है और क्या माँ का समर्पण है। तो ये कहानी का जो संवाद है यहाँ पर इस रूप में पूरी रोचकता के साथ और पूरी प्रश्नाकुलता के साथ सामने आता है। कहानी सामनाथ के साथ सामनाथ का प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण पीढ़ी को प्रश्नांकित करती है, संपूर्ण पीढ़ी को, जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करती हुई अपने को इतना व्यस्त दिखाती है और जिस पर आप जानते हैं बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारे संदर्भ हैं। उसके डिटेल्स में इस व्याख्यान में नहीं जाऊंगा, लेकिन पता चलता है कि वो चली गई छिटक करके, माँ के बाप से मतलब नहीं है और केवल आती है तो सौदा करने आती है या ज़मीन जायदाद बेचने आती है। इस पर बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आप भूल करके या भुला करके आधुनिकता के उदात्त उपलब्धियों के दायरे में अपनी जड़ों से कटते चले जाते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि जब आप खुद वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे तो आपके साथ कौन रहेगा? क्या आपके बच्चे आपका साथ देंगे? क्या आपसे सवाल वो नहीं पूछेंगे कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया, तुम अपने बाप के साथ क्या किया, और जब तुमने अपने माँ बाप का साथ नहीं दिया तो क्यों अपेक्षा करते हो कि हम तुम्हारा साथ देंगे? और एक ऐसा अकेलापन जो पहले आपके भीतर मौजूद था, माँ और बाप से वंचित हो गए, वंचित यानी किनारा करके, उनको अलगा करके, अब वह अकेलापन आपके वृद्धावस्था में आपके पीठ पर कोड़े की तरह बजेगा और याद दिलाता रहेगा आपके उस पूरे चरित्र को जो कि सामनाथ ने अपनी माँ के साथ किया था। यह इस कहानी का निचोड़ है और यही इस कहानी के संवाद की शानदार विशेषता है। अब आगे आइए चलते हैं, इसके भाषाई स्वरूप के बारे में तनिक देख लेते हैं कि किस तरह से इस संवाद को रोचक बनाने के लिए इसकी भाषा ने विस्तार किया है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि संवाद की रोचकता के साथ यह कहानी अपने भाषाई कौशल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और भीष्म साहनी के भाषाई कौशल का कोई जवाब नहीं है। उनके पास पंजाबी मिश्रित एक अनूठी भाषा है
जो हिंदी का भी परिष्कार करती है और खुद पंजाबी से जुड़ी हुई भाषा का भी परिष्कार करती है। इस कहानी की भाषा सामनाथ के चरित्र की आंतरिक विसंगतियों व महत्वाकांक्षाओं को स्वर देती है। बूढ़ी माँ को सजाने के चक्कर में वे भाषा की मर्यादा भी भूल जाते हैं, अर्थात सामनाथ उसे सफ़ेद कमीज व सलवार पहना कर बैठा देते हैं, जिस पर कहानीकार ने टिप्पणी भी की है, इस पोशाक में पहले से कुछ कम ही कुरूप नज़र आ रही थी। यह गहरी विडंबना से निकली हुई भाषा है। किस पोशाक में पहले से कुछ कम ही कुरूप नज़र आ रही थी, जबकि सामनाथ की इच्छा ये थी, वो चाहते ये थे कि माँ थोड़ी सज के सुंदर हो जाए, यानी माँ को सुंदर, अरे माँ तो अपने आप में सुंदर उपस्थिति होती है, उसे सुंदर तुम क्या बनाओगे। लेकिन कहानीकार ने इसी पर एक टिप्पणी यहाँ पर की है। इस कहानी की भाषा पंजाबी परिवेश का भी पता देती है। इस भाषा के माध्यम से सामनाथ के नकली चरित्र को भी रेखांकित किया गया है, जैसा कि मैंने पहले हाउ डू यू डू के प्रसंग में आपको बताया था। इस कहानी की शैली वर्णनात्मक है, जो भावपूर्ण भी है और प्रवाहपूर्ण भी है। यह माँ के चरित्र को स्थापित करने में संपूर्ण रूप से सक्षम भी है। कहानी की भाषा में एक गहरा विषाद और कारुणिकता भी शामिल है। इस तरह से कोठरी में जाकर अपने अपमान के कारण वे लगातार रो रही होती हैं। वह भाषा के माध्यम से लेखक ने अत्यंत ही सजगता से दर्ज किया है उस पीड़ा को, जिस पीड़ा के दायरे में माँ कोठरी में चली जाती हैं और अपमान के दायरे में लगातार उनकी आंख से झहर झहर आंसू बह रहे होते हैं। यह जो रोने का दृश्य है, अत्यंत ही भावुकतापूर्ण दृश्य है, जिसको कथाकार ने कुछ यूँ लिखा है, इस भाषा में लिखा है, वो ज़रा सुनिए। ये उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोठरी में बैठने की देर ही थी कि आँखों से छल छल आंसू बहने लगे। फिर सुनिए, कोठरी में बैठने की देर ही थी कि आँखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उसे पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। अब अनकोट, अब इस वाक्य में, इस वाक्य विन्यास में, इस शिल्प में जरा भाषा का प्रयोग देखें। जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। इस भाषा के सामने अब कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। वर्षों का बांध तोड़ने का क्या आशय है? इसका मतलब कहानीकार ये बताना चाहता है इस भाषा में कि केवल पहली बार माँ के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लंबे समय से उसका अपमान हो रहा था। कभी भाई के यहाँ भेजने की प्रक्रिया में, कभी पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए, कभी कुछ, कभी किसी ज़रूरत के लिए, कभी उलाहना के रूप में, जो कि घरों में आप जानते हैं कि जहाँ पर बेटे माँ को साथ रखने की स्थिति में नहीं होते, या रखना नहीं चाहते, या उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, या माँ की उपस्थिति उनकी स्वाधीनता में अवरोध उत्पन्न करती है, बंधन उत्पन्न करती है। तो ऐसे परिवारों में आपने देखा होगा, और आप सबके आसपास ऐसे बहुत परिवार होंगे। आज भी ये जो माँ बेटे के संबंध हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। नई पीढ़ी ने अपनी अपनी माँ, अपने अपने पिताओं को बहुत संभाला है। लेकिन आप अगर गांव की पृष्ठभूमि से आते होंगे या खुद शहर में रह रहे होंगे तो जानते होंगे पड़ोस में ज़रूर कोई न कोई परिवार ऐसा मिल जाएगा जिसके माँ बाप एकदम अकेले हैं। बेटे लंबी और बड़ी संपत्ति लेके कोई कैलिफोर्निया में, कोई लंदन में, कोई स्विट्ज़रलैंड में रह रहा है, वर्षों वर्षों कोई संवाद नहीं है, और पता चलता है कि घर की चारदीवारी के भीतर माँ की सांस अटक गई है, लेकिन माँ को वो न देखने आ रहे हैं, न माँ की कोई खबर है, और आखिरी वक्त पर सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि दाह संस्कार के लिए ही पश्चिम से बच्चे पूरब चल करके आते हैं, और फ्लाइट से लैंड करेंगे, संस्कार करेंगे और फिर उड़ जाएंगे। और ये जो पृष्ठभूमि है, और जो मैंने कहा कहानी इस और ये जो फिल्मों ने तो बाद में बनाया, फिल्में तो अब बनी जा कर के, जैसे आप जानते हैं बागबान फिल्म तो आप जानते हैं करीब करीब, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत शानदार रोल किया था, तो इसी पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। लेकिन ये भीष्म कहानी की चीफ की दावत कहानी तो बहुत पहले लिखी गई थी। तो आप सोचिए कि फिल्में तो बाद में आई, समस्याएं बाद में आई, लेकिन कहानी ने
उभरते हुए संबंधों को, कैसे संबंध बिगड़ रहे थे, उभरते हुए दर्द को किस तरह से बहुत पहले ही लक्षित कर लिया था। इसी नाते जो साहित्यकार होता है उसे कहा जाता है न कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। जैसा रुचिकर लगता है वैसा वो देख लेता है, उसको विजुअल्स आते हैं, उसको विजन्स आते हैं, उसके पास दृष्टि होती है। तो ये सब सारी स्थितियाँ होती हैं। भीष्म साहनी का कथाकार इस रूप में महान है कि उसने इन सब चीज़ को देखा है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह कहानी एक तरह के मध्य वर्ग के खोखलेपन, उसके पाखंड, उसकी स्वार्थपरकता, उसकी हृदयहीनता को व्यंग्य और विडंबना बोध के माध्यम से गहरे स्तर पर शिनाख्त करती हुई कहानी है। बूढ़ी माँ की उपस्थिति से परिवेश पर, वातावरण पर, संवादों में जो तनाव उत्पन्न हो सकता है, उस तनाव को इस कहानी की भाषा ने, इसकी शैली ने, इसके शिल्प ने बड़ी ही हार्दिकता के साथ, बड़ी ही कारुणिकता के साथ दर्ज किया है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता है और पाठक पर यह कहानी इस रूप में प्रभाव डालती है। जैसा मैंने पहले कहा, पढ़ने के बाद चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, या मेरे इस व्याख्यान के माध्यम से, क्योंकि कक्षाओं में इस कहानी को मैं कई बार पढ़ाता रहा हूँ, वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ, और मैं अपने छात्रों से केवल यही अपील करता हूँ कि तुम अगर इस कहानी को पढ़ करके इतनी ही सीख ले लो कि तुम भविष्य में अपने जीवन में कभी सामनाथ नहीं बनोगे, तो सोचो समाज कितना सुंदर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, जिस भी माध्यम से सुनेंगे, तो कम से कम वो अपने भीतर के छुपे हुए सामनाथ को बाहर नहीं आने देंगे, उस सामनाथ को वहीं पर दबा देंगे और अपना सुंदर चेहरा जो समाज का परिष्कार करे, संस्कार करे, जो माँ को बाप को साथ लेके आगे बढ़े, वह सुंदर चेहरा समाज के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। सारी संपन्नता के बावजूद यही कहानी की अपेक्षा है, यही मेरी भी अपेक्षा आपसे है, और यही समाज की भी अपेक्षा है। आपने इस कहानी पर मेरे इस व्याख्यान को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।